स्टूडेंट्स, हमारे जो शिक्षण प्रतिमान चल रहे थे तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं। तो शिक्षण प्रतिमान में पहले भी बता चुकी हूँ कि शिक्षण प्रतिमान का मतलब है मॉडल या नमूने, यानी कि किसी बड़ी चीज़ का छोटा रूप। ये मैंने बता दिया अपने लास्ट वीडियो में, आप लोग जाकर उस पर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने शिक्षण प्रतिमान को ये भी बता दिया था कि कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 4 श्रेणी थी, वो भी बता दिया था। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान, शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। तो इनके अंतर्गत भी बहुत सारे शिक्षण प्रतिमान आते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम आज नहीं देखेंगे इतना डीपली। आप लोग चाहें तो पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बता दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जॉन पी डेसिको ने शिक्षण प्रतिमानों का 4 वर्गीकरण 4 मूलभूत मनोवैज्ञानिक वर्गों या परिवारों में किया है। देखिए, जो वर्गीकरण किया है उसे वर्ग भी बोलते हैं और परिवार के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में। उसके बाद मैंने शेफलर ने जो इन प्रतिमानों के 3 परिवारों के बारे में बताया था, ऐसे ही ईसी हेडेन ने 4 शिक्षण प्रतिमानों के वर्गों या परिवारों का वर्णन प्रस्तुत किया। मार्शा व्हील है, उन्होंने सारे मॉडलों को 3 प्रमुख वर्गों या परिवारों में बांटा है। कौन कौन से थे वो? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान परिवार, सामाजिक प्रतिमान परिवार और व्यक्तिगत प्रतिमान परिवार। तो इस तरह से सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग वर्ग कर दिए हैं, है ना। किसी ने 3, किसी ने 4, ऐसे ही। और ट्रेवर्स थे, ट्रेवर्स ने क्या किया, इन सभी शिक्षण प्रतिमानों को अपनी व्यवस्था के अनुसार 3 परिवारों या वर्गों में बांटा। और सबसे ज्यादा जो प्रचलित विवरण जो दिया है वो मैंने आपको बताया था, जॉयस तथा व्हील ने दिया है। इन्होंने 20 से भी ज्यादा प्रतिमान विकसित किए हैं। इन प्रतिमानों को उनकी जो भी प्रमुख विशेषताएं हैं और प्रकृति हैं उसके आधार पर इन्होंने 4 वर्ग या फिर परिवार में बांट दिया है। कौन कौन से थे वो? सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, सूचना प्रक्रिया मॉडल, व्यक्तिगत मॉडल, व्यवहार परिवर्तन मॉडल। तो ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। और भी अगर आपको समझना हो तो और बीच बीच में मैं समझाती जाऊंगी, लेकिन आज हम इस पर टाइम खराब नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हर बार जब तक हमारा ये टॉपिक चला है तब तक मैंने एक्सप्लेन करती रही हूँ। तो आज हम केवल ये प्रतिमान देखेंगे, रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इसके बारे में देखेंगे। ये जरूरी है, आ जाता है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि ये किसने बनाया है और क्यों बनाया है, इसकी आवश्यकता क्या हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या है। शॉर्ट में मैंने समझा दिया था, अब हम थोड़ा सा बुक में देखेंगे कि क्या है इसके अंदर। चलिए देखते हैं। इस प्रतिमान के प्रवर्तक रिचर्ड सचमैन है। देखिए, नाम भी इस प्रतिमान का इन्हीं के उस पर पड़ा है, रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो रिचर्ड सचमैन है। यह प्रतिमान बालक के वैयक्तिक विकास एवं मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है, जिससे बालकों को वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोजों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। यह प्रतिमान वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। यह प्रतिमान जो है रिचर्ड सचमैन का पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, तो ये क्या करता है, जो बालक के वैयक्तिक विकास और मानसिक क्षमताओं में अभिवृद्धि लाता है, जिससे बालकों को वैज्ञानिक दिशा तथा प्राकृतिक शक्तिशाली खोजों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। और ये प्रतिमान जो है वैज्ञानिक धारणा तथा वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। जो छात्रों को वैधता पूर्ण परीक्षा या पूछताछ के लिए प्रशिक्षित करता है। इसमें छात्रों को पूछताछ की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। देखिए, क्योंकि ये पूछताछ प्रतिमान है, प्रशिक्षण प्रतिमान है, तो इसमें जो भी प्रश्न छात्रों के माइंड में आते हैं वो सब पूछ सकते हैं, तो इसकी स्वतंत्रता इन्हें रहती है, जिससे वे अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रकार की पूछताछ से छात्र विषय संबंधी नवीन आयामों की खोज करते हैं। इस प्रतिमान का विकास 1966 में हुआ था। इस प्रतिमान के प्रवर्तक सचमैन का विश्वास था कि बालक स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं तथा वे अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए पूछताछ में आनंद का अनुभव करते हैं।
जो सचमैन थे जिन्होंने इसका निर्माण किया है, जो इसके प्रवर्तक थे इस प्रतिमान के, तो उनका ये मानना था कि बालक जिज्ञासु होते हैं। ये तो बात सही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, उन्हें तरह तरह की बातें जानने की उत्सुकता रहती है। तो पूछताछ की प्रक्रिया से बच्चों में पूछताछ के कौशल का विकास होता है। तो जितने वो प्रश्न पूछेंगे उसी के आधार पे उनका ये जो कौशल होता है प्रश्न पुटअप करने वाला, तो प्रश्न पूछताछ के कौशल का विकास होता है। इस संरचना के प्रमुख तत्वों का वर्णन नीचे प्रस्तुत किया गया है। इसकी जो संरचना है वो देख लेते हैं। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है इस प्रतिमान का? इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना है। जो इसका मेन उद्देश्य है वो है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। छात्र स्वयं पूछताछ के माध्यम से प्रत्ययों की तार्किक ढंग से व्याख्या करता है। इसके उपयोग से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। छात्रों की जिज्ञासा, अभिवृत्ति एवं अभिरुचियों का विकास होता है, जिससे छात्र जटिल परिस्थितियों में उसके समाधान के लिए प्रेरित होकर क्रमबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। पूछताछ के प्रशिक्षण से उन्हें समस्यात्मक घटनाओं की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। तो ये आपकी समझ आ ही रहा होगा कि इससे जो वो पूछते हैं तो जो भी उन्हें समस्याएं आती हैं तो उनको समझने में और उनकी व्याख्या करने में उनको हेल्प मिलती है। चलिए, सचमैन के अनुसार पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान का लक्ष्य छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता एवं कौशल विकसित करना है। जो सचमैन हैं उनके अनुसार जो ये प्रतिमान है उसका लक्ष्य क्या है? छात्रों में खोज एवं आंकड़ों के विश्लेषण में दक्षता यानी कौशल है ना, पारंगत होना, तो इस कौशल को विकसित करना है, जिससे वे स्वयं घटनाओं की व्याख्या कर सकें तथा उनमें विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंध खोज सकें एवं सत्यता का पता लगा सकें। तो उससे क्या होगा? जब ये कौशल विकसित हो जाएगा कि खुद ही छात्र खोज कर रहे हैं और आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे कि जो स्वयं ही जो घटनाएं हैं उनकी व्याख्या कर पाएंगे और उनमें जो तत्व हैं उसके पारस्परिक संबंधों की खोज कर सकेंगे और जो सत्य है उसका जो भी तो उसका पता लगा सकेंगे। आगे देखते हैं संरचना का सेकंड जो पॉइंट है। इस प्रतिमान की संरचना की 5 अवस्थाएं होती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसकी कौन सी 5 अवस्थाएं हैं। तो पहली है समस्या का प्रस्तुतिकरण। इसमें शिक्षक के निर्देशन में छात्र समस्या का चयन करते हैं। सेकंड है समस्या संबंधी प्रयोग करना। लगभग आधे घंटे तक समस्या से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए छात्र ऐसे प्रश्न पूछता है जिनका उत्तर शिक्षक केवल हाँ या नहीं में देता है। सेकंड जो इसकी संरचना की अवस्था है वह है समस्या संबंधी प्रयोग करना। मतलब आधा घंटा उन्हें इसलिए दिया जाता है कि समस्या से संबंधित कोई भी प्रश्न वो शिक्षक से पूछ सकता है और शिक्षक को केवल हाँ या ना में जवाब देना होता है। छात्रों द्वारा यह पूछताछ उस समय तक चलती है जब तक छात्र प्रस्तुत घटना समस्या के स्पष्टीकरण तक नहीं पहुंच जाते। शिक्षक छात्रों को बताता है कि वे उससे घटना के घटित होने के कारण एवं समस्या का हल सीधे रूप में नहीं पूछे। शिक्षक छात्रों को यह भी निर्देश देता है कि वह एक समय में जितने चाहें उतने प्रश्न पूछ सकते हैं एवं पूछताछ के समय अपने साथी छात्रों से भी परामर्श ले सकते हैं अथवा विचार विमर्श भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि इसके जो सेकंड जो अवस्था है उसमें क्या होता है कि वो छात्र कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है उसे शांत कर सकते हैं प्रश्न पूछकर। चलिए आगे देखते हैं। कौन सी अवस्था है? तीसरी, छात्रों व शिक्षकों के समस्या समाधान के लिए प्रयास। इसमें छात्र अन्वेषण तथा प्रत्यक्ष परीक्षण करके नए तत्वों से परिचित होने के लिए प्रदत्तों का संकलन करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है तथा उनके आधार पर कारण कार्य संबंधों की परीक्षा करता है। जो तीसरी अवस्था है इसमें छात्र व शिक्षकों की समस्या समाधान के लिए प्रयास करते हैं।
इसमें छात्र अन्वेषण तथा प्रत्यक्ष परीक्षण करके, मतलब खोज करके और जो भी उसे प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा है उस पर परीक्षण करके नए तत्वों से परिचित होने के लिए जो भी प्रदत्तों का संकलन करता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करता है तथा उनके आधार पर कारण कार्य संबंधों की परीक्षा करता है, उसके कारण की खोज करता है। फिर इस तरह से ये तीसरी अवस्था होती है। फोर्थ जो है इसकी सूचनाओं का संगठन, प्रदत्त एकत्रित करते समय सूचनाओं की परीक्षा करता है। शिक्षक छात्रों को एकत्रित प्रदत्तों से परिणाम निकलवाता है और परिणामों की व्याख्या करता है। सूचनाओं का संगठन, तीसरी जो फोर्थ अवस्था है वो है सूचनाओं का संगठन। ये देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान में है, इसकी संरचना में 4 पॉइंट कौन कौन से हैं, ये शॉर्ट में आ जाते हैं कई बार। चलिए आगे देखते हैं। पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण, इसमें छात्रों को उसकी पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। साथ ही यह भी निर्णय लिया जाता है कि आवश्यक सभी सूचनाएं प्राप्त हुई या नहीं। शिक्षक पूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन तथा पुनर्निरीक्षण करता है और उपयुक्त निर्णय लेकर निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। चलिए ये सामाजिक प्रणाली, थर्ड पॉइंट इसका देख लेते हैं। सामाजिक प्रणाली ये शॉर्ट में मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी। शिक्षक इस प्रतिमान में नेतृत्व प्रदान करता है, छात्रों को पूछताछ के लिए प्रेरित करता है तथा प्राप्त निष्कर्षों के परीक्षण के लिए अवसर देता है। इस प्रतिमान में शिक्षक तथा छात्र दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक व छात्रों के मध्य सहयोग का खुला वातावरण होता है। तो सामाजिक प्रणाली में आपको समझ आ गया होगा कि शिक्षक इस प्रतिमान में नेतृत्व करता है छात्रों का और छात्रों को पूछताछ के लिए प्रेरित करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रश्न है वो पूछिए, और उन्हें निष्कर्षों के परीक्षण के लिए अवसर प्रदान करता है। और ये जो प्रतिमान है इसमें छात्र का जितना स्थान है उतना ही शिक्षक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक व छात्रों के मध्य सहयोग का खुला वातावरण होता है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रणाली, इस प्रतिमान में मूल्यांकन के लिए विशेष रूप से प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि छात्र समस्या समाधान के माध्यम से अपना कार्य कितने और किस सीमा तक प्रभावशाली ढंग से करता है। देखिए जो इसकी मूल्यांकन प्रणाली है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन में आ जाता है कि किस तरह की मूल्यांकन प्रणाली है। तो इसका प्रयोगात्मक परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है इसमें, और इससे पता चलता है कि छात्र समस्या समाधान के माध्यम से अपना कार्य कितने और किस सीमा तक प्रभावशाली ढंग से करते हैं। चलिए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसकी विशेषता है यह वैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक उपयोगी होता है, यह छात्रों में प्रश्न करने की प्रवृत्ति का निर्माण करती है, छात्रों में इससे वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है। इस प्रतिमान के प्रयोग से छात्रों को स्पष्ट तथा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, छात्रों की जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रत्येक शैक्षिक परिस्थितियों में इस प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रतिमान का विकास भौतिक विज्ञान शिक्षण हेतु किया गया था, परंतु इस प्रतिमान का प्रयोग अन्य विषयों के शिक्षण में भी किया जाने लगा है। यह सभी कक्षाओं के शिक्षण में उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस प्रतिमान द्वारा प्रत्येक विषय के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। इसका उपयोग वहीं होता है जहां कोई समस्यात्मक परिस्थिति हो। यह प्रतिमान छात्रों में पारस्परिक संबंधों के विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये प्रतिमान, इसकी जो सामाजिक प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली है, संरचना है, इसका उद्देश्य क्या है, ये किसने बनाया है, तो आप लोगों की
आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले भी मैंने समझाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि आज ही समझाया है। आज जल्दी समझाया है तो आप लोग सोचेंगे कि अच्छी तरह नहीं समझाया, तो ऐसा नहीं है। आप लोग चाहें तो पुराने वीडियोस देख सकते हैं, उनमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। और अभी जब तक हमारे टॉपिक चल रहे हैं तो डेली मैं एक्सप्लेन करती ही जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि आज नहीं किया तो कल नहीं करूंगी, ऐसा नहीं है। और नहीं समझ आया हो तो बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी को किसी टॉपिक पर अलग से अगर कोई तैयारी करनी हो वो भी आप लोग बोल सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।